हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, वेलकम टू ब्लॉसम एजुटेक। माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसको काफ़ी यूज़ किया जाता है, चाहे हम माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या बायोटेक्नोलॉजी लैब्स में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। स्टेरिलाइजेशन के बिना कोई भी प्रैक्टिकल मुमकिन नहीं है। तो क्यों ना हम आज जानें कि स्टेरिलाइजेशन कितने तरह के होते हैं, उसकी क्या मोड ऑफ एक्शन होता है और क्या इम्पोर्टेंस है हर स्टेरिलाइजेशन की, क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होंगे, डिटेल में जानें आज के इस वीडियो में। तो चलिए पहले जानते हैं स्टेरिलाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है। स्टेरिलाइजेशन का डेफिनेशन होता है कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन का डेफिनेशन होता है कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट प्लान करें, चाहे माइक्रोबायोलॉजी का प्लान करें या प्लांट टिश्यू कल्चर का प्लान करें या एनिमल टिश्यू कल्चर का प्लान करें, हर जगह मीडिया यूज़ होता है और हर जगह छोटे मोटे टूल्स भी यूज़ होते हैं मीडिया के साथ। अगर हमारा स्टेरिलाइज नहीं रहेगा, हमारी तैयारी बराबर से नहीं रहेगी और स्टेरिलाइज नहीं रहेगा हमारे इक्विपमेंट्स और हमारा मीडिया, तो कंटेमिनेशन जाहिर सी बात है होगा और हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा डिस्ट्रॉय होगा। तो इसीलिए स्टेरिलाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है और आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन और कैसे कौन सा स्टेरिलाइजेशन होता है। तो स्टेरिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। फिजिकल मेथड से मानिए जैसे कि हीट से स्टेरिलाइजेशन या फिल्टर की मदद से स्टेरिलाइजेशन या रेडिएशन की मदद से स्टेरिलाइजेशन, तो वो फिजिकल मेथड्स के अंदर आता है। और एक होता है केमिकल्स की मदद से स्टेरिलाइजेशन, जैसे कि कॉमनली हम स्पिरिट कोल यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री में या हॉस्पिटल्स में, जो होता है 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो केमिकल्स वो डिसइंफेक्ट करता है, सरफेस के बैक्टीरिया को किल करता है, या HgCl2 का यूज़ होता है जब प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं सरफेस स्टेरिलाइजेशन के लिए। तो ऐसे कई तरह के केमिकल्स को यूज़ किया जाता है केमिकल स्टेरिलाइजेशन में। आज के इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम फिजिकल मेथड्स को देखेंगे और क्या कौन सा मेथड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। फिजिकल मेथड्स की जब बात करते हैं तो फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हीट स्टेरिलाइजेशन, हीट की मदद से स्टेरिलाइजेशन। दूसरा होता है फिल्टर की मदद से स्टेरिलाइजेशन, एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीसरा होता है रेडिएशन की मदद से करना। कॉमनली तो कई मेथड्स आपने देखे ही होंगे और यूज़ किए होंगे। यहाँ थोड़ा मैं साइंटिफिकली आपको बताने वाली हूँ मोड ऑफ एक्शन भी यहाँ पे, तो आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो ब्लॉसम एजुटेक को, तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस ना करें। वन बाय वन हम देखेंगे तीनों स्टेरिलाइजेशन के बारे में। हीट स्टेरिलाइजेशन के मेथड्स को देखते हैं। ये दो तरह से होता है, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन और होता है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। चलिए पहले समझते हैं ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में कितने मेथड्स होते हैं। ड्राई हीट की बात करते हैं तो एक होता है हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन। हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन के लिए हम हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं, हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में जब हम यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रश्न आता है कि किस चीज़ों के लिए हम हॉट एयर ओवन में स्टेरिलाइजेशन करेंगे। जब हमें ग्लासवेयर स्टेरिलाइज करने होते हैं लर्नर्स, तो हम हॉट एयर ओवन में उनको रख सकते हैं और स्टेरिलाइज कर सकते हैं। कितनी देर रखना होगा, थोड़ा जानकारी देना चाहती हूँ मैं यहाँ पे आपको। 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप ओवन को सेट करिए और अगर आपने अपने ग्लासवेयर्स को 2 आवर्स रखा उसमें, तो ये स्टेरिलाइज हो जाते हैं। ग्लासवेयर्स के लिए बेस्ट मेथड होता है लर्नर्स, और अगर हमें ये मेथड यूज़ करके सारे ग्लासवेयर्स एक ही बार में आप स्टेरिलाइज कर सकते हैं। सेकेंड होता है इंसिनरेशन।
ये भी आपने देखा ही होगा लेबोरेटरी में इंसिनरेशन बहुत यूज़ हुआ था कोरोना के टाइम पे। जब कोरोना से इन्फेक्टेड जो भी कपड़े थे या जो कॉटन स्वैब्स थे उनको भट्टी में जलाया गया था। इंसिनरेटर्स होते हैं जहाँ पे रेड हॉट तक इसको ऐश के फॉर्म में किया जाता है, उसको भी इंसिनरेशन कहते हैं। पैथोजेनिक कल्चर्स और बैक्टीरिया की जो प्लेट्स होती हैं उनको इंसिनरेट करके डिस्ट्रॉय किया जाता है। लेबोरेटरी में इंसिनरेशन भी यूज़ होता है जहाँ मेटेलिक पार्ट्स को हमें करना होता है, जैसे फॉरसेप करना है या इनोकुलेशन लूप करना है। तो हम कैसे करते हैं, हम बर्नर होता है जो बंसन बर्नर या स्पिरिट लैम्प में हम फ्लेम जलाते हैं, हमारे मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट्स को हम इसके अंदर रेड हॉट तक गर्म करते हैं, उसकी टिप्स को इनोकुलेशन लूप की या फॉरसेप की टिप को हम रेड हॉट तक जब गर्म करते हैं तो वो उसके ऊपर के जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं ख़त्म होते हैं। तो इंसिनरेशन हम यूज़ करके हमारे मेटेलिक जो टूल्स होते हैं उनको हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं लेबोरेटरी में। और ये दोनों ही मेथड में मोड ऑफ एक्शन की भी बात करना चाहती हूँ यहाँ पे कि कैसे किल होते हैं। हाई टेम्परेचर जब होता है, ये इसमें ड्राई हीट में हाई टेम्परेचर होता है और जाहिर सी बात है हाई टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीनेचर हो जाते हैं, उनके प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं, उनके इसेंशियल जो केमिकल्स कंपोनेंट्स होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म के डीनेचर हो जाते हैं और माइक्रोऑर्गेनिज्म किल हो जाता है। तो डीनेचरेशन होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स का और माइक्रोऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड है और बहुत कॉमनली यूज होता है। इसके लिए हम ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं। ऑटोक्लेव कॉमनली बहुत लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। अगर आपको फास्टली करना है, कई बार आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा या पैथ लैब्स में देखा होगा, प्रेशर कुकर्स को भी यूज़ किया जा सकता है। ऑटोक्लेव या प्रेशर कुकर दोनों ही यूज़ होते हैं। ऑटोक्लेव्स में भी दो तरह के ऑटोक्लेव्स आते हैं लर्नर्स। एक होता है वर्टिकल ऑटोक्लेव जो कॉमनली आपने कॉलेजेस की लैब्स में और बहुत सारी लेबोरेटरीज में देखा होगा, और एक होता है हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव जो इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, जहां बहुत बल्क में चीज़ें स्टेरिलाइज होती है, हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव यूज़ होता है। इस तरह से ऑटोक्लेव का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम ऑटोक्लेव या प्रेशर कुकर में स्टेरिलाइज करते हैं उसे कहते हैं मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। मॉइस्ट हीट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे स्टीम अंडर प्रेशर होती है और स्टीम अंडर प्रेशर से टेम्परेचर जल्दी अचीव होता है। एक्चुअली स्टीम से नहीं डिस्ट्रॉय होते माइक्रोऑर्गेनिज्म, बट जो टेम्परेचर अचीव होता है उसमें, जब आप प्रेशर कुक करते हो घर में दाल जो हम प्रेशर कुकर में कुक करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली प्रेशर जब बढ़ता है तो टेम्परेचर राइज होता है और हायर टेम्परेचर पे दाल गल जाती है। उसी तरह से वही प्रिंसिपल ऑटोक्लेव में यहाँ चलता है। यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है प्रेशर की वजह से, जो मॉइस्ट हीट की या स्टीम की वजह से बिल्डअप हुआ, और उससे हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। यहाँ पे जो पैरामीटर्स को देखा जाता है वो ये रहता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर आता है। ये आप ज़रूर नोट डाउन करिए। प्रेशर होता है 15 PSI। PSI का फुल फॉर्म होता है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, और टाइम कितना रखना होता है 20 मिनट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये जानकारी पूछी जाती है स्टूडेंट्स को। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो लर्नर्स बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए इन छोटी छोटी बातों को। ऑटोक्लेव के लिए ये आपको इतना मेंटेन करना पड़ता है तो हमारा कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन होता है। और इंडस्ट्रीज़ में इसके अलावा भी जब ऑटोक्लेविंग की जाती है वैलिडेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन होता है, जहाँ पे अलग अलग मेथड से वैलिडेट करते हैं कि वाकई क्या स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट हुआ, क्या हमारा जो भी प्लानिंग है वो पूरा कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन हुआ, तो वो इंडस्ट्रियल लेवल पे वो भी देखा जाता है। तो इस तरह से ये स्टेरिलाइजेशन इफेक्टिवली अच्छे से हमारे जो ग्लासवेयर्स है, मीडिया है, दोनों को ही स्टेरिलाइज करता है। तो जहां हमें ग्लासवेयर्स भी स्टेरिलाइज करने हैं और मीडिया भी स्टेरिलाइज करना है तो हम ये मेथड को यूज करते हैं ऑटोक्लेविंग को। यहाँ जैसे मैंने बताया था हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन सिर्फ ग्लासवेयर के लिए यूज होता है, बट ऑटोक्लेविंग में आप ग्लासवेयर भी कंप्लीटली स्टेरिलाइज करते हैं और मीडिया भी स्टेरिलाइज करते हैं। नेक्स्ट मेथड है स्टेरिलाइजेशन का फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन। कई बार ऐसा होता है कि आपके मीडिया में
जो बनाया है, जैसे खास करके जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर के मीडिया बनाते हैं, कुछ एडवांस माइक्रोबायोलॉजी के मीडिया बनाते हैं या एनिमल टिश्यू कल्चर के मीडिया बनाते हैं, तो मीडिया में कई बार ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो थर्मोलेबाइल है। थर्मोलेबाइल का ये मतलब होता है कि हीट से वो डैमेज हो रहे हैं, अगर हम हीट कर रहे हैं उसको तो वो डैमेज हो रहे हैं। तो ऐसे केस में हम फिल्टर स्टेरिलाइजेशन यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं लर्नर्स। एक होता है हेपा मेम्ब्रेन से स्टेरिलाइज करना। हेपा मेम्ब्रेन स्टेरिलाइजेशन आपने देखा ही होगा, लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट में हेपा मेम्ब्रेन्स होती हैं जो आपकी जो एयर आती है आपके पास काम करने के दौरान उसको स्टेरिलाइज करती है। यहाँ हेपा का फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, और ये फिल्टर्स क्या में माइक्रोन साइज के फिल्टर होते हैं। 0.3 माइक्रोन का ये हेपा फिल्टर होता है जो बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिज्म को ऊपर की तरफ रिटेन कर लेता है, और जो एयर इससे पास होती है वो फिल्टर्ड एयर होती है। ये खास करके यूज़ किए जाते हैं ऑपरेशन थिएटर्स में भी, कई बार इंडस्ट्रियली जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े लैब यूनिट्स होते हैं, बेंचेस होते हैं जहाँ एंटीबायोटिक पे काम हो रहा है, वहाँ ये हेपा मेम्ब्रेन फिल्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और लेबॉर्ट्री में तो आपके यूज़ होते ही है लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट में, तो ये भी यूज़ होते हैं जब हमें एयर को फिल्टर करनी होती है, एयर फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं और ये स्टेरिलाइज करते हैं एयर को। सेकेंड टाइप का फिल्टर होता है जो कॉमनली यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में, वो होता है मेम्ब्रेन फिल्टर्स। मेम्ब्रेन फिल्टर्स में मेम्ब्रेन्स होती हैं जो फिल्टर कर देती है कोई भी लिक्विड को। जैसे कि आपके मीडिया में कोई कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट थर्मोलेबाइल है, हीट से डैमेज हो रहा है, तो हम मेम्ब्रेन फिल्टर का सहायता लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे होता है, थोड़ा डिटेल में मैं यहाँ आपको बताती हूँ एग्जाम्पल से। ये देखिए, दो तरह की यूनिट्स ऐसे अवेलेबल होती है लेबॉर्ट्रीज में। एक होती है इस तरह का, जब हमारा मीडिया कंपोनेंट ज़्यादा क्वांटिटी में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है तो हम ये बड़ा वाला असेंबली यूज़ करेंगे, और कम क्वांटिटी में तो हम वाला यूज़ करेंगे। जैसे मान के चलिए 2 से 3 ml है तो हम ये फिल्टर्स लगा देंगे छोटे से सिरिंज के साथ, और अगर बड़ी क्वांटिटी में है तो हम ये कोनिकल फ्लास्क के साथ ये यूनिट लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे ये मेम्ब्रेन फिल्टर लगा है। ये मेम्ब्रेन फिल्टर देखिए, आप देखेंगे डायग्राम में कि ये मेम्ब्रेन की पोरोसिटी होती है, और ये देखिए बैक्टीरिया को ये रिटेन कर लेता है ऊपर की तरफ, और जो लिक्विड इससे पास होता है ये स्टेराइल होता है इससे पास होने के बाद, क्योंकि ये एलिमिनेट करता है माइक्रोऑर्गेनिज्म को। और मैंने आपको क्या बताया, स्टेरिलाइजेशन का डेफिनेशन है कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ऑल दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस मेथड से मेम्ब्रेन फिल्टर से हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म एलिमिनेट हो गए, ये ऊपर रह जाते हैं और हमारा जो केमिकल है वो फिल्टर होके नीचे आ रहा है। ये फिल्ट्रेशन के दौरान कई बार फास्टन करना होता है क्योंकि ये बहुत स्लो होता है ये प्रोसेस, क्योंकि ये बहुत माइक्रो फिल्टर्स होते हैं, तो हमें वैक्यूम पंप की मदद लेनी पड़ती है। तो यहाँ से वैक्यूम पंप को कनेक्ट किया जाता है और वैक्यूम पंप की सहायता से ये फिल्ट्रेशन पूरा पॉसिबल होता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट कभी रिसर्च के एक्सपेरिमेंट्स में आपको बहुत काम आएगा लर्नर्स। अगर आपका केमिकल 2 ml या 5 ml है तो आप इस तरह से सिरिंज पे ये इस तरह के फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं, सिरिंज फिल्टर्स होते हैं, ये इनको यूज़ कर सकते हैं। सिरिंज मिलती है मार्केट में, डिस्पोजेबल स्टेराइल सिरिंज, इन पे ये छोटे छोटे सिरिंज फिल्टर्स यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। देखिए ये जो है यहाँ अटैच हो गया, इसमें अटैच हो गया। और देखिए क्या हो रहा है डायग्रामेटिकली आप समझिए लर्नर्स, ये हमने जो सैंपल था 3 to 5 ml इसमें हमने सिरिंज में ले लिया, ये फिल्टर अटैच कर लिया, और जब हम ये सिरिंज से पास कर रहे हैं तो ये देखिए पूरे हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स यहाँ आ गए, और हमारा जो सैंपल नीचे आया पास होने के बाद वो स्टेराइल है। इस तरह से सिरिंज फिल्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं जब क्वांटिटी ऑफ केमिकल हमारा कम है। तो ये दोनों ही असेंबलीज बहुत यूज़ होती है। ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी केमिकल्स है जिनको स्टेरिलाइज करना है तो आप ये फिल्ट्रेशन यूनिट यूज़ ले सकते हैं, जहाँ वैक्यूम पंप की सहायता से आप फिल्टर कर सकते हैं, और क्वांटिटी कम है तो आप सिरिंज फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। रेडिएशन आपके लिए नोन ही होगा, एटम बॉम्ब में जब बनता है काफ़ी रेडिएशंस निकलती है, ये काफ़ी हानिकारक होती है रेडिएशंस, लेकिन रेडिएशन का सही से भी इस्तेमाल होता है लेबॉर्ट्रीज़ में, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में रेडिएशन को यूज़ किया जाता है। लेकिन कैसे माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्रीज़ में रेडिएशन का रोल होता है थोड़ा समझेंगे लर्नर्स। रेडिएशन एक स्टेरिलाइजेशन के रूप में यूज़ होता है। इसमें आप देखेंगे
दो तरह के रेडिएशंस यूज़ होते हैं, एक होता है यूवी रेडिएशन, एक होता है आयनाइजिंग रेडिएशन। यूवी लाइट का इस्तेमाल लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट में यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स में, ऑपरेशन थिएटर्स में यूज़ होता है और फार्मास्यूटिकल लैब्स में रूम को स्टेरिलाइज करने के लिए बहुत यूज़ होता है। हॉस्पिटल्स में भी आप ऑपरेशन थिएटर्स के लिए यूवी लैम्प्स लगे होते हैं जो पूरा रूम को स्टेरिलाइज होता है। तो यूवी लाइट का बहुत इस्तेमाल होता है स्टेरिलाइजेशन में। यूवी लाइट्स की यूज़ करने में मोड ऑफ एक्शन क्या होता है ये समझिए लर्नर्स। मोड ऑफ एक्शन इसका होता है यूवी लाइट का कि ये थायमीन डाइमराइजेशन से थायमीन डाइमराइजेशन से डीएनए को ख़त्म करती है और हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाते हैं। थायमीन डाइमराइजेशन से अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो थोड़ा यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे ये मानिए डीएनए है और यहाँ थायमीन बाजू बाजू में हमारे डीएनए के डबल स्ट्रैंड में है, तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड बना देती है, थायमीन डाइमर बन जाता है और म्यूटेट हो जाता है डीएनए और माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारा ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से यूवी लाइट का रोल होता है और यूवी लाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट में, हॉस्पिटल्स में और फार्मास्यूटिकल लैब्स में। चलिए जानते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन के बारे में। आयनाइजिंग रेडिएशन में आता है एक्स रेज, गामा रेज। एक्सरे चूंकि बहुत महंगा पड़ता है, बहुत कम यूज़ होता है एक्सरे का काम, वो हमारे बोन्स को स्कैन करने के लिए ही काफ़ी है और हम गामा रेज का बहुत यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। गामा रेज स्टेरिलाइजेशन आयनाइजिंग रेडिएशन होता है और ये स्टेरिलाइज करता है। इसका मोड ऑफ एक्शन होता है ये आयनाइज करता है मैक्रोमोलिक्यूल्स को। आयोनाइज उसका नेम सजेस्ट कर रहा है, आयोनाइज करता है सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को। मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म्स में? डीएनए होता है, प्रोटीन्स होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। वो आयनाइज हो जाते हैं और उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है और माइक्रोऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है। इस तरह से आयोनाइजिंग रेडिएशन का बहुत बड़ा रोल होता है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है थोड़ा जानेंगे अपन। कि जैसे आप देखेंगे आजकल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स या बहुत बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल यूनिट्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्टेरिलाइज होती है, जैसे कॉटन स्टेरिलाइज होती है, इक्विपमेंट स्टेरिलाइज होते हैं, इवन टूल्स जो यूज़ होते हैं फॉरसेप्स वगैरह ऑपरेशन थिएटर्स में सारे कुछ स्टेरिलाइज होते हैं। तो ऐसे जब बहुत पैमाने पे ये चीज़ों को स्टेरिलाइज करना है तो आयनाइजिंग रेडिएशन का भी इस्तेमाल होता है जहाँ पे ये स्टेरिलाइज होती है। इवन डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो भी मेडिकल इक्विपमेंट स्टेरिलाइज होते हैं तो ये आयनाइजिंग रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्नर्स और वहाँ इसका रोल होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि फिजिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं स्टेरिलाइजेशन के। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लर्नर्स क्योंकि छोटी छोटी बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो या आप रिसर्च में हो। क्योंकि अगर ये सब जानकारी आप फॉलो नहीं करेंगे, छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं और ख़ास करके जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं फार्मा कंपनीज़ में या बायोटेक कंपनीज़ में, वहाँ पे ये छोटी छोटी बातों पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो ये स्टेरिलाइजेशन टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट, फार्मेसी स्टूडेंट और माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लर्नर्स। ब्लॉसम एजुटेक को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर रिंग करिएगा ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन हमारे एंड पे मिलेंगी। ब्लॉसम एजुटेक ला रहा है ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जहां प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स को आप डिटेल में सीखेंगे और ये मॉड्यूल्स अवेलेबल रहेंगे बहुत लो कॉस्ट में। अगर आप इंटरेस्टेड है ये मॉड्यूल से हमसे सीखने में और ज़िंदगी में हर मकाम को हासिल करने के लिए तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और हमारे चैनल्स जो टेलीग्राम पे है और व्हाट्सएप पे है उनको ज्वाइन करिए। सारी नोटिफिकेशन वहाँ आपको इन मॉड्यूल्स की मिलेंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको ज्वाइन करने का। और आगे बढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए लर्नर्स।